समुंदर के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जहां सूरज तो रोज उगता था पर रोशनी कभी किसी तक नहीं पहुंचती थी, जहां हवा भी आजादी से नहीं गुजर सकती थी और जहां से लौटना मौत से लौटने जैसा था। ये था काला पानी, भारत का सबसे डरावना जेल। एक ऐसी जगह जहां आजादी के दीवानों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। और अजीब बात यह थी कि इस जेल को बनाया भी उन हाथों ने जो आजादी के सपने देखते थे। लेकिन सवाल ये है, इसे काला पानी क्यों कहा गया? उस समय भारत में समुद्र को पार करना अपराध समझा जाता था। जो भी व्यक्ति समुद्र पार करता उसे अशुद्ध माना जाता, उसका धर्म, जात सब कुछ छूट जाता। ब्रिटिश सरकार ने इसी धार्मिक सोच का फायदा उठाया। 1857 के स्वराज आंदोलन के बाद जब पूरा देश भड़क उठा, तब अंग्रेजों ने फैसला किया इन क्रांतिकारियों को मारना नहीं, उन्हें इतना दूर भेज दो कि दुनिया उन्हें भूल जाए। और तब उन्होंने चुना ग्रुप ऑफ अंडमान आइलैंड्स। भारत से लगभग 1200 किलोमीटर दूर, चारों तरफ गहरा समुंदर और बीच में एक छोटी सी जमीन। यहाँ से ना तो वापस लौटने का रास्ता था और ना मदद की कोई उम्मीद। इसलिए कहा गया, जब कोई काला पानी जाता तो वो वापस नहीं आता। इस जेल का असली नाम था सेलुलर जेल, क्योंकि इसमें हर कैदी के लिए एक अलग सेल था। एक ऐसी अंधेरी कोठरी जहाँ आदमी खुद से भी बात करने में डरता था। 1866 में जेल का निर्माण शुरू हुआ। यहाँ के जंगलों को काटकर, पत्थरों को तोड़कर खुद कैदियों से ही इस जेल की दीवारें बनवाई गई। सोचिए, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी वो खुद अपनी कैद बना रहे थे। जेल का डिजाइन इस तरह बनाया गया था कि सेंट्रल टावर से 7 अलग अलग विंग्स निकलते थे, जिसमें हर विंग्स के 3 फ्लोर थे और हर विंग के हर कोने पर सिपाही का ऑब्जर्वेशन पॉइंट था। इसका मतलब ये था कि सेंट्रल टावर से जेल के हर हिस्से पर नजर रखी जाती थी और किसी कैदी के छुपने या भागने का कोई रास्ता नहीं था। हर विंग में 100 से ज्यादा सेल्स बनाए गए थे। हर सेल्स बहुत छोटा और तंग था, सिर्फ 4 फुट चौड़ाई और 9 फुट लंबा। सेल्स में कोई प्रॉपर खिड़की नहीं थी, बस एक छोटी सी दरार थी जहाँ से हवा मुश्किल से अंदर आ पाती थी। इसलिए कैदी सिर्फ ना अकेला महसूस करते थे, बल्कि उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। और जहाँ रखा जाता था उन लोगों को जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए सबसे खतरनाक माने जाते थे, मतलब वो क्रांतिकारी, देशभक्त और आजादी के लिए लड़ने वाले लोग जो उनके राज्य को चैलेंज करते थे। इनमें सबसे बड़े नाम थे वीर सावरकर, बरिंद्रा घोष, उलस्कर दत्ता, इंदुभूषण रॉय, भूपेंद्र नाथ दत्ता जैसे सेना के सेनाई और क्रांतिकारी। इनका दिन और जिंदगी दोनों ही मौत से कठिन होती थी। रोज तेल निकालना, भारी काम करना, जंजीरों में बंधा रहना और बहुत सारे अत्याचार बर्दाश्त करने पड़ते थे। यहाँ का दिन सुबह 5 बजे सीटी बजने से शुरू होता था। सभी कैदियों को लाइन में खड़ा किया जाता था और उनके गले में लोहे का टैग लटका होता, जिसमें उनका नंबर लिखा होता था ताकि पहचान सिर्फ एक नंबर से हो। फिर उन्हें दिया जाता था एक लोहे का कोलू जहां लोग तेल निकालते थे। रोज का कोटा लगभग 30 पाउंड तेल का होता था और जो कैदी इस कोटा को पूरा नहीं कर पाते उन्हें सजा के रूप में पीठ पर कोड़े से मारा जाता। दोपहर तक धूप सीधी उनके सर पर होती और उनके पैरों के नीचे जलती हुई मिट्टी होती थी। कैदियों के लिए ना तो कोई पानी की सुविधा थी और ना ही कोई छाया, और ब्रिटिश सिपाही अक्सर चिल्लाते थे, या तो जल्दी काम करो या मर जाओ। अगर कोई कैदी बीमार पड़ता तो उसे बेड पर रखने की भी इजाजत नहीं दी जाती थी और उन्हें कहा जाता, काम करो या चैन लगवा लो। और चैन लगवा लो का मतलब था पूरे दिन पैरों में 16 किलो का लोहा बांध कर चलना। सोचिए, बुखार या कमजोरी के बावजूद इस भारी लोहे के साथ चलना, यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल कंट्रोल का तरीका था। कैदी की हिम्मत तोड़ देना ताकि वो दोबारा कभी विरोध करने की ना सोचे और ना कर सके। रोजाना भारी काम करना, पानी और खाना कम मिलना और इलाज ना मिलने से उनकी सेहत बिगड़ जाती। छोटी छोटी बीमारियां जैसे बुखार, इन्फेक्शन या गैंग्रीन उनकी जान ले लेती। जो इलाज मिलता भी वो बहुत कम या बेकार होता था और कुछ कैदी जो बीमार होते थे उनका इलाज सिपाही रोक दिया करते थे और उन्हें वापस काम पे भेज दिया जाता था। इस तरह बीमारी और दर्द का रास्ता सीधा मौत तक जाता था। ये सब उनके जिंदगी को एक जीवित मौत बना देता था। जिंदा तो वो थे लेकिन जीने का कोई उनके पास हक नहीं था। हर दिन नया दर्द, नया घाव और नई चिंता। 1906 के बाद जब देश में क्रांति की लहर फैली, अंग्रेजों ने नए नए
क्रांतिकारी पकड़कर अंडमान भेजना शुरू किए। उनमें सबसे बड़ा नाम था वीर विनायक दामोदर सावरकर। 1911 में उन्हें काला पानी भेजा गया और अंग्रेज उन्हें मोस्ट डेंजरस पॉलिटिकल प्रिजनर कहते थे। उनकी कोठरी दूसरी मंजिल पर थी और उन्हें 2 लोहे की जंजीरों के बीच कैद कर दिया गया ताकि उनकी हर हरकत पर कंट्रोल हो और उनका दर्द और बढ़ जाए। सावरकर दिन भर तेल पीसने के बाद रात को अपने खून और कील से दीवारों पर लिखते थे, यहाँ के अंधेरे में भी मुझे रोशनी दिखाई देती है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा देश एक दिन आजाद होगा। उनके साथ उनके भाई गणेश सावरकर और अन्य सेनाएं जैसे बरिंद्रा घोष, इंदु भूषण रॉय, उलस्कर दत्ता और भूपेंद्र नाथ दत्ता भी यहाँ बंद थे। बरिंद्रा घोष ने अपनी डायरी में लिखा, दिन गिने बंद कर दिए थे, बस रोशनी और अंधेरे में फर्क समझ नहीं आता था। कई कैदियों को पकड़कर पीतल के हैंडकफ्स में इस कदर जकड़ दिया जाता कि उनके हाथों की हड्डियां टूट जाती। अंग्रेजों के लिए ये सब एक डिसिप्लिन एक्सरसाइज थी, लेकिन कैदियों के लिए जीवित मौत। 1933 में अत्याचार अपनी सीमा पे पहुंच गया। कैदियों ने तय किया अब हम चुप नहीं रहेंगे और शुरू हुई भूख हड़ताल। पहले दिन ब्रिटिश अफसर इसको बस मजाक समझकर हंसने लगे। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि ये बस ड्रामा है, ये लोग ज्यादा ड्रामेटाइज कर रहे हैं और सोचा कि कैदियों का ये बिहेवियर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तीसरे हफ्ते तक कैदियों ने एक भी दाना हाथ नहीं लगाया, ना ही कुछ खाया, तो अंग्रेजों के चेहरे पर पहली बार घबराहट और चिंता साफ नजर आने लगी। उन्हें अब समझ आने लगा कि ये कोई छोटी सी हरकत नहीं बल्कि एक प्लान्ड भूख हड़ताल है, जिसमें कैदियों ने अपनी जान के खतरे के बावजूद अपना स्टैंड बनाए रखा। इस भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपना तरीका अपनाया, फोर्स फीडिंग। इस प्रोसेस में कैदी को जबरदस्ती कंट्रोल किया जाता और एक रबड़ की पतली पाइप नाक में डालकर उनके पेट में दूध, अंडा और शुगर का मिक्सचर डाल के दिया जाता। इस प्रोसेस के दौरान कई कैदी कभी कभी चोक करने लगते। कई कैदियों के लिए ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं था, बल्कि कुछ कैदियों का दम वहीं घुट जाता था, सांस लेना मुश्किल हो जाता और कभी कभी उनका शरीर इस जबरदस्ती से ही निराश होकर थका हुआ लगता। और इस दौरान शहीद हुए महावीर सिंह, जो भगत सिंह के साथी और शाहजहानपुर के क्रांतिकारी थे, मोहन किशोर नामदास बंगाल के युवा देशभक्त और मोहित मित्रा कोलकाता के क्रांतिकारी, उनके शरीर को कपड़े में लपेटकर बिना संस्कार समुद्र में फेंका गया। 1937 में कुछ कैदियों को छोड़ा गया। कैदियों को लगा कि सालों बाद जैसे कोई राहत मिली हो, पर फिर 1942 में दुनिया फिर से युद्ध में डूब गई, वर्ल्ड वॉर 2। इस दौरान जापानीज आर्मी ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज भाग गए पर अत्याचार खत्म नहीं हुआ। नए मालिक आए पर सिस्टम वही रहा, बंदिश और डर। लेकिन 1943 में एक नई किरण चमकी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आजाद हिंद फौज के साथ अंडमान पहुंचे। उन्होंने यहीं खड़ा होकर कहा, यहाँ जहाँ हमारे वीरों का खून गिरा है वही जमीन भारत की सबसे पवित्र भूमि है। 29 दिसंबर 1943 को नेताजी ने यहीं पर भारत का तिरंगा फहराया। वही जेल जहां भारत के सपनों को कैद किया गया था, आज आजादी का प्रतीक बन गई थी। आज वो सेल्युलर जेल एक संग्रहालय है। लोग उसके कॉरिडोर में चलते हैं, उनकी कोठरिया के सामने रुकते हैं जहां कभी चीखें गूंजती थी। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं था, वो भारत के इतिहास का सबसे गहरा घाव था और उन लोगों का बलिदान हम सब लोगों का जीने की वजह बनी। ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, ये कहानी है उस रोशनी की जो अंधेरे से भी निकल आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और मैं भूमिक देशवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।